में स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य क्या है? तो भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों को उत्तर रटवाना, आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहयोग देकर स्वतंत्र अधिगम की ओर ले जाना, या केवल गृह कार्य देना, या केवल कठिन प्रश्न पूछना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आंसर इसका जो हो जाएगा वो स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है कि पाढ़, यानी कि वाइगोत्स्की के द्वारा जो बड़ों के द्वारा छोटों को सहायता दी जाती है उसको हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहयोग देकर स्वतंत्र अधिगम की ओर ले जाना ही स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ कहलाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन आसान है, लेकिन जैसे ही नीचे नीचे आप लोग जाएंगे, 70 क्वेश्चन की हमारी श्रृंखला है, जैसे ही नीचे आप लोग जाएंगे वैसे ही आप लोगों को हमारी कठिन क्वेश्चन की श्रृंखलाएं मिलती जाएंगी। ऊपर आसान है, बीच के लेवल से हार्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी कहानी का वैकल्पिक अंत लिखने के लिए कहता है तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है? सृजनात्मक लेख का, या श्रुति लेख का, या वर्तनी का, या फिर व्याकरण का? तो इसमें कहा गया है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को किसी कहानी या वैकल्पिक लिखने के लिए कहता है, मतलब कि वैकल्पिक लिखने के लिए कहेगा। तो विद्यार्थी जो है इसमें अपनी आप से किसी कहानी या पात्र या नाटक को अपने आप से बना करके अभिनय करके लिखते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो आप लोगों का सृजनात्मक लेख होगा। श्रुति लेख वो होता है जो शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी लोग लिखते हैं, उसको श्रुति लेख कहते हैं, यानी कि बोलकर सुनकर लिखना। वर्तनी वो होता है जो सही और गलत में मात्राओं का विभेद होता है, जैसे आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें ऊपर की तरफ जो मात्राएं होता है वो वर्तनी की दृष्टि के अंतर्गत आता है। और व्याकरण जो होता है, व्याकरण आप लोगों को पता है कि रहा रही रहे, इसमें किस प्रकार से व्याकरण से हम भाषा को अलंकृत करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें विद्यार्थी जो है सोच करके अपने आप से कहानियाँ बना करके अपने विचारों को व्यक्त करके लिख रहा है। तो इसमें सृजनात्मक लेख आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। केवल अंक देना, विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का आकलन करना, अनुशासन बनाए रखना, या फिर उपस्थिति को दर्ज कराना। तो विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो का उद्देश्य जो होता है, मतलब कि पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा क्या नहीं, उनका पूरा डेटा एनालिसिस जो होता है वो एक शिक्षक अपने डायरी में उसे रोज़ फील करता है, यही होता है पोर्टफोलियो। अब इसमें केवल अंक देना है तो उपयुक्त माना नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आप लोगों का पहला वाला। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का आकलन, जैसा कि हमने भी बताया विद्यार्थियों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसके अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अनुशासन बनाए रखना या फिर उपस्थिति दर्ज कराना, ये गलत है। पोर्टफोलियो में अनुशासन से संबंधित कुछ होता ही नहीं है, ना ही उपस्थिति, बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। बच्चे ने क्या सीखा, आज तक हमने जो पढ़ाया उससे आप लोगों के अंदर क्या प्रभाव आया, उस चीज़ का पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो है विवरण लिखा जाता है, और शिक्षक इसे एक डायरी के रूप में सभी विद्यार्थियों का अंकित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं क्या कहता है। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय भाषा कौशल विकसित करती है? शब्द रटना, या प्रश्नों की नकल करना, किसी विषय पर तर्क सहित अपने विचार लिखना, या वर्णमाला लिखना। तो इसमें जो है मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा कौशल का विकास कर रहा है। शब्दों को रट कर तो हम भाषा कौशल विकसित नहीं कर सकते हैं, ना ही नकल करके अनुकरण करके कर सकते हैं, ना ही वर्णमाला लिख करके कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला, यानी कि किसी विषय पर तर्क सहित अपने विचारों को लिखना ही उच्च स्तरीय भाषा कौशल विकसित करता है। जब उच्च स्तरीय भाषा कौशल होगा तो हमारे अंदर सृजनात्मकता बढ़ेगी, तो हम अपने विचारों में मौलिकता लाएंगे, उससे हम अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमताएं जो बढ़ती हैं उसी को
उच्च स्तरीय भाषा कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। तो राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर यानी कि 5वां नंबर देखते हैं क्या कहता है। भाषा अर्जन के संबंध में वाइगोत्स्की किस पर सर्वाधिक बल देते हैं। अब वाइगोत्स्की जो हैं वो सबसे अधिक बल किस बात पर देते हैं, देखते हैं दंड पर या सामाजिक अंतःक्रिया पर या रटना पर या फिर परीक्षा पर। तो ना तो यह परीक्षा पर देंगे, ना ही रटना पर देंगे, ना ही दंड पर देंगे, बल्कि किस पर देंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। जहाँ कहीं भी वाइगोत्स्की आ जाता है वहाँ पर सामाजिक सबसे पहला आंसर होगा। और ZPD के अंतर्गत पाढ़ वाला, जहाँ भी पाढ़ संबंधित होगा वहाँ पर भी वाइगोत्स्की ही आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, चाहे ZDP आ जाए, चाहे पाढ़ आ जाए, चाहे सामाजिक, इस 3 में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। ये सीटेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन में से वाइगोत्स्की का तो ज़रूर ही पूछेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर जो है क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण कविता पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से उनके भावों की तुलना किसी अन्य कविता से करने को कहता है। यह प्रश्न ब्लूम के किस स्तर से संबंधित है। अब इसमें ना तो पियाजे पूछा गया है, ना ही वाइगोत्स्की पूछा गया है, ना ही चॉम्स्की पूछा गया है। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें पूछा किसका गया है तो ब्लूम भाई साहब का पूछा गया है। तो ब्लूम जो होते हैं वो किससे संबंधित हैं, देखते हैं। तो कविता अगर पढ़ने के बाद विद्यार्थियों से उनके भावों की तुलना, पहली बात तो कविता जो होती है आनंद के लिए पढ़ी जाती है, अर्थ विभोर के साथ पढ़ी जाती है। तो लेकिन इसमें जो पूछा गया किससे संबंधित है, तो यह मूल्यांकन से संबंधित है कि बच्चे ने क्या सीखा, इससे उसको किस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई, इस कविता का उद्देश्य क्या था। अगर ये बच्चा बता ले जा रहा तो उसी चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं। तो ये ब्लूम के अंतर्गत था, इसलिए इसका राइट आंसर मूल्यांकन हो गया, यानी कि 6वें का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां कहता है भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है। दंड देना या फिर कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग करना या त्रुटि के आधार पर शिक्षण में सुधार करना या केवल अंक काटना क्या होता है। तो भाषा शिक्षण में त्रुटि का विश्लेषण क्या कहा जाएगा, बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को हमारी आवाज़ प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारी स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है, या फिर हमें और तेज़ स्पीड से इसको कराना होगा, ये आप लोग बता दीजिएगा इसमें। तो हम भी तो फ़िलहाल में हम अपनी स्पीड ऐसे ही रखते हैं और देखते हैं हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दंड देना, हम किसी भी विद्यार्थी को दंड नहीं दे सकते हैं, बल्कि शिक्षक के तौर पर हमें बच्चे के लिए सुविधादाता यानी कि मार्गदर्शक के तौर पर होते हैं। तो दंड देना ये किसी भी शिक्षक का कार्य नहीं होता है और हम किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते। तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये आप लोगों का गलत है। और कमज़ोर विद्यार्थियों को अलग कर देना, अब समावेशी शिक्षा में विविध प्रकार के बच्चे आते हैं, तो हम किसी भी बच्चे को अलग तरीके से नहीं देख सकते, ना ही उसे हम अलग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत है। केवल वाले तो वैसे भी गलत होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा त्रुटि के आधार पर शिक्षण में सुधार करना। बच्चा कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है इस चीज़ का विश्लेषण करके ही हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि त्रुटि विश्लेषण यानी कि त्रुटि के आधार पर शिक्षण का सुधार करना ही राइट आंसर होगा। तो 7 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा या फिर कक्षा गतिविधि के दौरान निरंतर मूल्यांकन या फिर प्रवेश परीक्षा तो शुरुआत में ही ले ली जाती है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा गया है। तो आकलन का तरीका जो होता है वह गतिविधि के दौरान निरंतर मूल्यांकन ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान ही अभी हम आप लोगों से पूछते हैं, जैसे कि हमने ऊपर अभी बताया था सामाजिक वाला और पाढ़ और वाइगोत्स्की के अंतर्गत आता है, हमने 2 बताया। और तीसरा जो ZDP था, ये अगर हम आप लोगों से भी पूछते हैं कि ZDP किसके अंतर्गत आता है, तो वो आप लोग मुझे बताइएगा कि वाइगोत्स्की के अंतर्गत आता है। तो यही पूछना ही इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है, मतलब कि पढ़ाने के दौरान ही पूछना, गतिविधि कर लेना, यही फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, यानी कि निरंतर मूल्यांकन करना आ जाएगा। तो राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल से क्या आशय है।
केवल पाठ्य पुस्तक या फिर केवल व्याकरण या फिर समाचार पत्र, विनय पत्रिका और पोस्टर इत्यादि का उपयोग या फिर केवल प्रश्न पत्र। अब केवल वाले निगेटिव वर्ड होते हैं तो देखते ही काट दीजिए, इसमें टाइम नहीं देंगे। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, समाचार पत्र, विज्ञापन, पोस्टर इत्यादि का उपयोग ही, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षण प्रमाणिक सामग्री। अब सामग्री के तौर पर अब आप लोगों के घर में कौन कौन सी सामग्री आती है, जैसे सुबह सुबह समाचार पत्र आ जाएगा, किताबें आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, पोस्टर इत्यादि को देख कर ही तो हम भाषा शिक्षण को ग्रहण करेंगे। तो यही इसमें कहा गया प्रमाणिक सामग्री के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों की बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? सबसे प्रभावी गतिविधि के बारे में पूछा गया है, यानी हिंदी भाषा में कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए, मतलब कि हमें इससे बोलने के लिए उसको प्रोत्साहित करने का कार्य के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? अब बोलना है तो श्रुतलेख से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें लिखने का कार्य है। केवल वाले दोनों वैसे ही गलत है, क्योंकि नोट्स बनाना, व्याकरण करना, लिखना इससे संबंधित है, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि इसमें पूछा गया है केवल बोलने, तो बोलने वाला का एक ही ऑप्शन है कि भूमिका अभिनय समूह चर्चा। अब भूमिका अभिनय का मतलब होता है कि नाटक मंडली के अंतर्गत आता है। तो 10वें का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि इसमें अभिनय है, यानी कि नाटक मंडली के अंतर्गत जो विद्यार्थी अपने आप से, जैसे रामलीलाओं का मंचन होता है, इस प्रकार से अभिनय करके करते हैं, तो उसमें भूमिका अभिनय और समूह चर्चा के अंतर्गत आता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को एक ही विषय पर कविता, कहानी, समाचार पढ़कर एवं उनके भाषा रूपों का अंतर बताने को कहता है। यह गतिविधि किस उद्देश्य को सर्वाधिक पूरा करती है? इसमें कह रहा है शिक्षक कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को एक ही विषय पर कविता, कहानी और समाचार, मतलब कि सभी विद्यार्थियों को कविता, कहानी जो है विविध रूपों का अंतर बताने के लिए कहता है, एक ही कविता पर। अब विद्यार्थी क्या करता है, सुनिए, वर्तनी में सुधार होगा, मतलब कि विद्यार्थियों में क्या होगा, विद्यार्थियों के वर्तनी में सुधार होगा, भाषा के विविध प्रयोगों की समझ विकसित होगी, या फिर केवल वाला गलत हो जाएगा। सुलेख लिखने का अभ्यास नहीं करा रहा है, ना ही वर्तनी करा रहा है, इसमें करा रहा है भाषा के विविध प्रयोगों की समझ को विकसित करा रहा है, मतलब कि आपका जो है सृजनात्मकता लेवल को ऊंचाई पर ले जा रहा है, वो बढ़ाने का कार्य कर रहा है आपकी समझ को। तो आपका राइट आंसर 11 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 12वें नंबर पर चलते हैं। भाषा शिक्षण यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि अपसारी क्वेश्चन जो होते हैं वही होते हैं भाषा शिक्षण में ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन का कई प्रकार से उत्तर देना, मतलब कि ये मुक्त अंत वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं। अब जैसे कि 2 गुणे 3 होता है बराबर 6, अब 3 धन 3 बराबर 6 है लिख देंगे, उसके बाद 3 गुणे 2 बराबर 6, मतलब कि इस 6 ही आएगा, लेकिन ये कई प्रकार से आया, इसी को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा विद्यार्थियों में रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच को विकसित करना ही जो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक अपसारी आता है और एक अभिसारी आता है। तो ओपन एंडेड अपसारी होता है और अभिसारी जो होता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, मतलब कि क्लोजिंग क्वेश्चन होता है, तो वो अभिसारी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला, रचनात्मक आलोचनात्मक सोच का विकास करना ही ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है, यानी कि बच्चे अपने आप से उसको सोच समझ के आंसर दे देना ही ये ऑप्शन कहलाता है। क्या हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के प्रभाव से हिंदी बोलते समय त्रुटियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब जैसा कि हमने ऊपर बताया था आप लोगों को कि शिक्षक को दंड नहीं देना चाहिए, तो दंड वाला गलत हो जाएगा। पूरी कक्षा के सामने डांटना, अब पूरी कक्षा के सामने अगर हम विद्यार्थियों को डांट देते हैं तो उसके अंदर जो होता है एक हीन भावना प्रकट हो जाती है कि हमारे दोस्तों के सामने हमें डांट दिया, हमारी इंसल्ट हो गई, हमारा ईगो, अब हम कैसे अपने आप को ईगो दिखाएंगे, हमारे तो इंसल्ट हो गई, ये बच्चे के अंदर आ जाता है। तो हम पूरी कक्षा के सामने बच्चों को भी नहीं डांट सकते हैं, क्योंकि यह
निगेटिव में आता है। और उसे बोलने से भी रोक देना, हम उसे रोक भी नहीं सकते हैं बोलने से, क्योंकि बच्चा अगर बोलेगा नहीं, प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसमें सृजनात्मकता का विकास कैसे होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि त्रुटि को सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए उचित प्रतिपुष्टि देना ही इसका राइट आंसर होगा। आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का सर्वोत्तम विकास करेगा। अब आलोचनात्मक चिंतन जो होता है वह क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग वो होता है जो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पेड़ ऑक्सीजन क्यों देता है, जैसे नीम का पेड़ ऑक्सीजन क्यों देता है, पीपल का पेड़ तो 24 घंटा देता है जबकि नीम का पेड़ तो केवल 12 घंटे देता है, ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों वाली भावना, निष्कर्ष निकालने वाली भावना ही क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही चल गया कि इसमें क्यों, कहाँ, कैसे कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसमें लेखक के नाम से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये वाला गलत। कविता में कितनी पंक्ति थी, इससे भी कोई मतलब नहीं है, और ना ही किस पाठ से लिया गया है, इससे कोई मतलब है। राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 14 नंबर तक का सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइएगा कि 14 नंबर तक आप लोगों के कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में रीडिंग ऑफ मीनिंग का आशय क्या होता है। मतलब रीडिंग ऑफ मीनिंग क्या होता है। तो केवल वाला वैसे भी गलत होता है, यानी कि तेज पढ़ना कोई मतलब ही नहीं होता है। और शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना, इसमें भी कोई वो नहीं है, मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा। ना ही गिनती करना, ये तीनों ही आप लोगों के गलत है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी कि पाठ के भाव, उद्देश्य, संदर्भों को समझ कर पढ़ना। मतलब कि भाषा शिक्षण में रीडिंग ऑफ मीनिंग का मतलब होता है अर्थ सहित उसको समझ कर गहन अध्ययन के तौर पर पढ़ना ही भाषा रीडिंग के अंतर्गत आता है। तो मतलब राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 16वां नंबरवा का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को एक दूसरे के कार्य पर प्रतिक्रिया यानी कि पीयर फीडबैक देने का अवसर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, चलिए देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम पर, या व्याख्यान पद्धति पर, या रटने की पद्धति पर, या प्रत्यक्ष पद्धति पर। और व्याख्या, हम किसी चीज़ की व्याख्या देने लगेंगे तो कार्य होगा ही नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया ही होना बंद हो जाएगा। एक ही चैप्टर पर पता नहीं कितने घंटे लेक्चर चला करेगा, व्याख्या ही होया करेगी। तो ये ऑप्शन गलत है। रटना, नकल करना, अनुकरण करना, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण मतलब ये होता है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में जैसे मातृभाषा, कोई बच्चा है मातृभाषा सीख करके आया है, उसे अंग्रेजी सिखाने के लिए हम मातृभाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। तो लेकिन इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों को एक दूसरे के कार्य पर पीर फीडबैक देने का अवसर के सिद्धांत को, मतलब कि पीर फीडबैक देना है एक दूसरे के, दोनों बच्चों, मान लीजिए कि कोई दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों में एक दूसरे का कंपटीशन होता है, उसमें फीडबैक देना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 16वें का आंसर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है, निम्न लिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है। श्रवण कौशल मतलब कि सुनने से संबंधित कौन सी है, चलिए देखते हैं। कहानी सुनाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछना, या फिर निबंध लिखवाना, या फिर व्याकरण के नियम लिखवाना, या फिर शब्दार्थ को याद कराना। लिखवाना तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। याद कराना भी मौन वाचन के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोलने का प्रयोग, इसमें दोनों में लिखने का और डी वाले में बोलने का। लेकिन इसमें श्रवण कौशल यानी कि सुनना किसमें है, कहानी सुनकर उससे संबंधित प्रश्न पूछने से होता है, मतलब कि श्रवण कौशल के अंतर्गत। अच्छा, कौशल जो होते हैं ये चारों जो होते हैं एक क्रम वाइज में भी आते हैं कि इसे क्रम से लगाइए। तो इसका क्रम से लगाने वाला हो जाएगा कि सबसे पहले आ जाएगा सुनना, इसके बाद बोलना, फिर आ जाएगा पढ़ना, फिर आ जाएगा लिखना, जिसे हम सुबोपाली के नाम से जानते हैं। तो सुबोपाली क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही इसके चारों कौशल क्रम वाइज होते हैं। ये क्रम वाइज वाला भी आता है बीच बीच में
1-2 साल आया था, या 2019 में भी आया था, इसके बाद 23 में भी ये आया हुआ है क्वेश्चन, जिसे आप क्रम से लगाइए। तो श्रुभोपाली के नाम से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो 17 नंबर का राइट आंसर पहला वाला भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 18